मैं मोहन लाल वर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। बैंकिंग व्यवहार एम.कॉम 4th सेमेस्टर प्रश्न पत्र सी इकाई 2 के अंतर्गत पहले लेक्चर में कि कौन कौन से खाते होते हैं और उन खातों का परिचालन किस प्रकार किया जाता है, ये जानकारी दिए थे। अब इस के अंतर्गत कि बैंक में खाते खोलने की कार्यविधि कैसी होती है, माने जितने भी खाते होते हैं उन खातों में स्थायी जमा खाता और आवर्ती जमा खाता जो होता है उनके परिचालन की तरीके अलग होते हैं, क्योंकि एक बार उनको स्थायी जमा खाते में राशि जमा करनी पड़ती है और उनको जमा रसीद प्राप्त होती है। उस प्रकार से परिचालन की आवश्यकता ज़्यादातर नहीं पड़ती। लेकिन आवर्ती जमा खाता भी उसी प्रकार से है, जिसमें एक निश्चित धन राशि प्रत्येक महीने में जमा की जाती है और एक निश्चित धन राशि प्रत्येक महीने के आधार पर जमा करेंगे और तो उनको एक रिकरिंग के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी बैंक खाते खोलने की कार्यविधि सामान्य रूप से होता है, जिसमें इस खाते के माध्यम से बैंक खाते संचालन के माध्यम से बता रहे हैं कि बैंक खातों का संचालन जो होगा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक में चालू खाता और बचत खाता खोला जाता है तो बैंकर को ज़्यादातर सावधानी बरतनी चाहिए। और ऐसी दशा में बैंकर जो होता है खाता खोलते समय पर्याप्त सावधानी यदि नहीं बरतता तो ऐसी दशा में क्या होता है कि उनको हानि की संभावना या धोखे की संभावना हो जाती है। तो बैंक खाता खोलने के लिए कौन कौन सी कार्यविधि होगा, प्रोसीजर क्या होगी, तो सबसे पहला आवेदन पत्र अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत खाता खोलने वाले व्यक्ति को खाता खोलने के लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना पड़ता है। यह आवेदन पत्र बैंक से निःशुल्क प्राप्त होता है। आवेदन पत्र से खाता खोलने वाले का नाम, पता, व्यवसाय स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होता है और खाता खोलने वाले व्यक्ति जो होगा वह एक लिखित घोषणा भी करनी पड़ती है कि बैंक खाते से संबंधित बैंक के समस्त नियमों को अच्छी तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है, वह उन्हें भली भांति समझ लिया है। उसे यह भी घोषणा करनी होती है कि वह नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। दूसरा है आवेदक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेंट। बैंकर किसी व्यक्ति का खाता खोलने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित कर लेना पड़ता है कि खाता खोलने वाला व्यक्ति ईमानदार है अथवा नहीं, अथवा उसकी सामान्य प्रतिष्ठा कैसी है। इसके लिए बैंक खाता खोलने वाले व्यक्ति का परिचय प्राप्त करना होता है। तो बैंक खाता खोलने वाले व्यक्ति को अपना परिचय बैंक को किसी पुराने ग्राहक अथवा बैंक के स्थायी कर्मचारी द्वारा कराना होता है। यदि वह व्यक्ति उपयुक्त दोनों में से परिचित नहीं है तो उसे क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से अपना परिचय कराना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर कर्मचारी है तो उसका परिचय उसके जो ओनर्स होते हैं से प्राप्त कर लेना चाहिए। धोखे से सुरक्षा होती है, मतलब प्रश्न ये उठता है कि जो आवेदक का परिचय क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला इसलिए आवश्यक पड़ता है कि धोखे से सुरक्षा, ग्राहक का यदि उपयुक्त रीति से परिचय प्राप्त नहीं हो पाता तो धोखे की संभावना रहती है। अधिविकर्ष के संबंध में जोखिम, जैसे चालू खाते में बैंक के द्वारा अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है और अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है तो ऐसी दशा में ऐसे ग्राहक जो परिचय न हो तो ऐसी दशा में उन्हें धोखा हो सकता है, उस अधिविकर्ष प्रदान करने में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ग्राहक का परिचय होना जरूरी होता है।
दिवालिया की दशा होती है। जैसे दिवालिया से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपने दायित्व से मुक्त नहीं हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जो दिवालिया घोषित हुआ है उसकी संपत्ति और धनराशि न्यायालय की निगरानी में रहती है, वह उनका प्रयोग उसी स्थिति में कर सकता है जब वह अपने दायित्व से मुक्त हो गया हो। यदि किसी अनुमोचित व्यक्ति द्वारा बैंक में खाता खोल लिया जाता है तो बैंकर को अकारण ही कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती है। इस कारण से ये सब परिचय आवश्यक होता है और वैधानिक आवश्यकता के लिए भी होता है। तो वैधानिक आवश्यकता के लिए किस प्रकार होता है? यदि कोई बैंकर अपने नए ग्राहक के संबंध में पूरी छानबीन नहीं करता तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत जो संग्रह करने वाले बैंक को प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाता है। नमूने के हस्ताक्षर के रूप में होता है। नेक्स्ट है जो है नमूने के हस्ताक्षर। तो नमूने के हस्ताक्षर का तात्पर्य है खाता खोलते समय बैंकर ग्राहक के नमूने का हस्ताक्षर भी ले लेता है और वह हस्ताक्षर 3 या 4 स्थान पर लिए जाते हैं। इन्हें बैंक अपने स्थायी जो रिकॉर्ड होता है उसमें रखता है। जब कोई ग्राहक बैंक से रुपये निकालता है तो चेक या आहरण पर्ची पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर को नमूने जो हस्ताक्षर नमूने हैं उनसे मिलान किया जाता है। यदि उसके सिग्नेचर जो सैंपल सिग्नेचर से नहीं मिलान होता तो बैंकर उनको भुगतान करने से मना कर देता है। यदि हस्ताक्षर न मिलने पर भी बैंक भुगतान कर देता है तो वह उसका उत्तरदायित्व होगा। स्थायी जमा रसीद का भुगतान प्राप्त करते समय भी जमाकर्ता को रसीद पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उनका मिलान कर भुगतान होता है। नेक्स्ट जो होता है राशि जमा करना। तो राशि जमा करना जैसे विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात जमाकर्ता जो होता है कुछ धनराशि बैंक में जमा करनी पड़ती है और यह धन राशि बचत खाते या चालू खाते के न्यूनतम निर्धारित राशि होती है। सामान्यतः बैंक चेक अथवा किसी विनिमय साध्य विलेख के आधार पर यह खाता नहीं खोलते। बैंकर द्वारा खाता खोलना जो 5वां स्थिति जो होती है बैंकर द्वारा खाता खोला जाता है। उपर्युक्त सभी बातें कंप्लीट होने के पश्चात बैंकर अपनी पुस्तकों में ग्राहक का खाता खोल देता है और आवेदक जो होता है बैंक का अकाउंट होल्डर बन जाता है, खाताधारी बन जाता है। बैंकर नए खाताधारी को पासबुक और चेक बुक प्रदान करता है और इसके साथ ही यदि खाताधारी आवश्यक समझता है तो जमा पर्चियाँ भी साथ में ले जा सकता है। बैंक खातों का संचालन। तो बैंक खातों को संचालन करने के लिए बैंक में खाता खोलने पर बैंक को कुछ निर्देश देता है और बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राहक बैंक खातों का संचालन करता है। अस्थायी जमा खाता के संचालन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें एक बार धन जमा कर दिया जाता है तो देय होने पर वापस प्राप्त होने परिपक्वता तिथि पर उसको वापस प्राप्त कर लिया जाता है। परंतु जो अन्य खाते होते हैं जिनमें धन जमा करने पर उसको निकालने की प्रक्रिया चलानी पड़ती है या चलनी पड़ती है और इनका संचालन ग्राहक द्वारा किया जाता है। खाते के संचालन के लिए जमा पर्ची, चेक बुक और पासबुक की आवश्यकता पड़ती है जो बैंक में निःशुल्क प्राप्त होती है और इन तीनों का प्रयोग बैंक खाते के संचालन में के लिए किया जा सकता है। जमा पर्ची जो होता है तो वास्तव में पे इन स्लिप जो होता है बैंकों में रुपया या राशि, चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि जमा करने के लिए जमा पर्ची का प्रयोग करना पड़ता है। जमा पर्ची जो होता है एक निर्धारित प्रारूप में बैंक में उपलब्ध होती है। चालू खाते में अधिक लेन देन करने वाले ग्राहक जमा पर्ची को पुस्तक के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। नकद जमा तथा चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि के लिए अलग पर्चियां प्रयोग की जाती हैं। जमा पर्ची जो होता है पर्ण और प्रतिपर्ण 2 भागों में बटी जाती है, फाइल और काउंटर फाइल के रूप में, जो 20 से लेकर के 50 तक रहते हैं और दोनों भागों में
लगभग एक ही प्रकार का विवरण दिया जाता है। और जमा पर्ची में खाता संख्या, तिथि, खाताधारी का नाम, धन जमा करने वाले का विवरण, ड्राफ्ट संख्या, जमा करने वाले का हस्ताक्षर, कैशियर का हस्ताक्षर आदि प्रिंटेड होते हैं। और जमा पर्ची भरकर कैशियर को दी जाती है तो वह पर्ण अपने पास रख लेता है और प्रतिपर्ण जो रहता है, काउंटर फाइल होता है, वह प्राप्ति के हस्ताक्षर कर बैंक की मुहर लगाकर जमाकर्ता को वापस कर देता है। बैंक में धन जमा करने के लिए या कराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि खाताधारी ही स्वयं धन जमा कराए। कोई अन्य व्यक्ति भी या उसके प्रतिनिधि के रूप में धन जमा कराने के लिए धन जमा कराने के लिए जा सकता है या जमा कर सकता है। दूसरा जो रहता है, चेक बुक क्या होता है। चेक बुक जो होता है, बैंक से रुपया निकालने के लिए अथवा आहरण पर्ची का प्रयोग किया जाता है। चेक जो होता है एक चेक बुक के रूप में बैंक से निःशुल्क प्राप्त होते हैं। बचत खाते में चेक बुक भी सामान्यतः 20 चेक अथवा 10 चेक या 50 चेक और चालू खाते में अधिक 100 चेक होते हैं। प्रत्येक चेक में क्रम संख्या होती है। बचत खाते के चेक तथा चालू खाते के चेक का आकार, रंग का में अंतर होता है और बचत खाते पर बियरर तथा चालू खाते के चेक पर ऑर्डर छपा रहता है। और चेक से रुपये निकालने के लिए चेक का फॉर्म भरकर बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करना होता है। चेक पर किए गए हस्ताक्षर को नमूने के हस्ताक्षर से मिलान होता है और प्रत्येक चेक बुक में आखिर में 2-3 चेक को छोड़कर एक मांग पर्ची होती है। जब चेक सामान्यतः समाप्त हो जाती है तो भर करके उस मांग पर्ची को बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है ताकि दूसरी चेक बुक उसको प्राप्त हो सके। चालू खाते में प्रत्येक स्थिति में चेक का प्रयोग किया जाता है। बचत खाते में चेक बुक उसी परिस्थिति में प्राप्त होती है जबकि ग्राहक एक निश्चित न्यूनतम धनराशि का शेष खाते में रखता है, माने कम से कम शेष रहे। और जिन बचत बैंक के ग्राहकों को चेक बुक निर्गमित नहीं की जाती तो उन ग्राहकों के द्वारा विड्रॉ फॉर्म अर्थात आहरण पर्ची से अपना पैसा निकाल सकते हैं। आहरण पर्ची द्वारा पैसा निकालते समय यह आवश्यक है कि आहरण पर्ची के साथ पासबुक बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत की जाएगी। पासबुक तीसरा जो दिया जाता है, बैंक खातों का संचालन करने के लिए पासबुक दिया जाता है। पासबुक बैंकर और ग्राहक को प्रदान की गई एक छोटी पुस्तिका होती है। इसमें बैंकर और ग्राहक के बीच हुए सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है और इसके अंतर्गत पासबुक में खाता खोलने तथा उसके संचालन संबंधी भी उसमें रूल्स रेगुलेशन दिए रहते हैं। इसके साथ ही चेक बुक निर्गमित करने, चेक विपत्र आदि का संग्रह, ब्याज की दर, बैंक शुल्क और कितना चार्जेस लग सकता है, ये सभी नियम उसमें दिए होते हैं। पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर खाताधारी का नाम, पूरा पता, खाता संख्या तथा लेजर पृष्ठ संख्या तथा शाखा का नाम लिखा जाता है। पासबुक के अंदर के पृष्ठ एक से होते हैं। इसमें प्रविष्टियों से लाइनिंग खींची जाती है। प्रत्येक पृष्ठ पर तिथि, डेट, पर्टिकुलर अर्थात आहरित राशि, जमा की गई राशि, खाते का शेष और अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर छपा होता है। ग्राहक समय समय पर पासबुक को चेक बैंक में भेज करके उस दिन तक के लेन देन की समस्त प्रविष्टियाँ करा लेते हैं। ऐसी प्रविष्टियाँ हो जाने पर उनका कर्तव्य होता है कि वह उनकी ठीक प्रकार से जांच कर ले। कुछ बैंक ग्राहक को समय समय पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी भेजते हैं। कुछ बैंकों द्वारा विवरण के साथ पुष्टि पर्ची भी भेजी जाती है। ग्राहक की अपेक्षा की जाती है कि खाता की विवरण जांच करके पुष्टि पर्ची को भरकर बैंक को वापस कर दे और जिस अवधि तक के खाते को ग्राहक द्वारा पुष्टि कर दी जाती है उसे पुष्टिकृत खाता
कन्फर्म अकाउंट कहा जाता है। प्रथम पासबुक तथा उसके समाप्त हो जाने पर कम से कम दी गई पासबुक की निःशुल्क प्रदान की जाती है। परंतु यदि कोई पासबुक खो जाती है या खो गई हो तो पासबुक निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके लिए कुछ शुल्क भी लिया जा सकता है। पासबुक हाथ से लिखी जा सकती हैं, लेकिन आजकल वर्तमान में पासबुक में एंट्री करने के लिए मशीनों का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसके पश्चात जो रहेगा खाता बंद करना, मतलब एक कस्टमर जो होता है बैंक में खाता खुलवाया है तो बैंक और ग्राहक के संबंध में खाता खोलने अनुबंध के अनुसार प्रारंभ होते हैं। मतलब कोई भी ग्राहक बैंक का कस्टमर कब होता है, जब उनके बीच अनुबंध होता है कि वह खाता खोलने की अनुबंध फॉर्म को भरा रहता है, और अंत भी उनके अनुबंधों के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन कुछ वैधानिक परिस्थितियां भी होती हैं कि जो बैंकर को ग्राहक का खाता बंद करना ही पड़ता है, भले ही दोनों पक्ष इसके लिए रजामंद न हो। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति होती है जिसमें बैंकर अपने ग्राहक से संबंध विच्छेद कर सकते हैं या बैंकर जो होता है ग्राहक का खाते को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है पारस्परिक समझौते के द्वारा, अर्थात यदि ग्राहक चाहता है कि वह बैंक में उनका खाता न रहे, अर्थात वह अनुबंध के आधार पर या एक प्रपत्र लिख करके भेज सकता है कि वह उस अपने जो भी अकाउंट उनके द्वारा ओपन किया गया है उसको वह बंद करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में समझौते के आधार पर, और दूसरा जो रहता है ग्राहक की मृत्यु होने पर, तो ग्राहक की मृत्यु होने की दशा में भी जैसे ग्राहक की मृत्यु की जो सूचना मिलते ही बैंकर को ग्राहक का खाता बंद कर देना चाहिए एवं ग्राहक के खाते के नीचे लाल रेखा खींच करके ये शब्द लिख देना चाहिए कि ग्राहक की मृत्यु हो गई है, अतः खाता बंद कर दिया गया है, ताकि असावधानी से जमा राशि का भुगतान न हो जाए। मृत्यु से पूर्व ग्राहक द्वारा लिखे गए चेक को ये बैंक को तब तक भुगतान करते रहना चाहिए जब तक कि ग्राहक की मृत्यु की सूचना न मिल जाए। सूचना प्राप्त होने के बाद उसे भुगतान रोक देना चाहिए और सूचना प्रायः निम्नलिखित से संबंधित पक्षों द्वारा दी जानी चाहिए। पहला, मृतक के उत्तराधिकारी के द्वारा। न्यायालय में उत्तराधिकारी पत्र या वसीयत प्रमाण पत्र लाने पर भी बैंक ग्राहक के खाते की राशि का भुगतान कर सकता है। उत्तराधिकारी द्वारा खाता जारी रखने की इच्छा प्रकट करने पर मृतक ग्राहक का खाता बंद कर नए नाम से खाता खोला जाना चाहिए। मृतक ग्राहक के नाम से कोई खाता नहीं चल सकता या नहीं चलाया जा सकता। तीसरा जो कारण होता है ग्राहक के पागल होने पर, मतलब यदि कस्टमर जो होता है, ग्राहक जो होता है, पागल हो जाने पर बैंक ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं रहता। अतः पागल होने की सूचना बैंक को न मिले तो ग्राहक का खाता बंद कर देना चाहिए। यदि पागलपन की कोई सूचना बैंक को न मिले तो बैंक को स्वतः इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, अथवा अन्यथा चेकों के मतलब डिसऑनर कर देने पर बैंक अनुचित नकार दोनों दोषी ठहराया जा सकता है। पागलपन ठीक होने का प्रमाण पत्र मिलने पर ही उसके आधार पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ घोषित होने का ग्राहक का खाता पुनः चालू कर दिया जा सकता है या चालू किया जा सकता है, किंतु बैंक को इस प्रकार के निर्णय में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट कारण जो होता है ग्राहक के दिवालिया हो जाने पर। ग्राहक के दिवालिया हो जाने पर या ग्राहक के दिवालिया घोषित होने पर बैंकर और ग्राहक का जो संबंध है स्थगित हो जाता है। दिवालिया होने की सूचना जो कि लेनदारों की प्रार्थना पर
न्यायालय के द्वारा दी जाती है। प्राप्त होने पर बैंक को ग्राहक के खाते में कोई भुगतान नहीं करना चाहिए। ग्राहक के खाते में जमा रकम पर न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर का अधिकार हो जाता है और सिद्धांत रूप से बैंक दिवालिया ग्राहक के खाते की धनराशि का दिवालियापन के प्रार्थना पत्र की सूचना की तिथि से या ग्राहक की ओर से दिवालिया की प्रथम गतिविधि से लेन देन नहीं कर सकता, क्योंकि पृष्ठ संबंध सिद्धांत यहाँ लागू होता है। अतः दिवालिया ग्राहक के चेकों को उक्त सिद्धांत के अनुसार यदि ऐसी कोई सूचना हो तो स्वीकारना नहीं चाहिए। प्रायः ग्राहक के दिवालिया घोषित होने पर ग्राहक की परिसंपत्तियाँ रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं तो कुछ समय लग जाता है। तो ऐसी दशा में बैंक को चाहिए कि वह इस अवधि के बीच ग्राहक के खाते में से किसी भी प्रकार का भुगतान न करे और बैंक लापरवाही का दोषी माना जाएगा और रिसीवर को राशि उसकी लौटानी पड़ेगी। कंपनी के समापन पर भी बैंक के उक्त दायित्व होते हैं। कंपनी के परिसमापन की सूचना प्राप्त होने पर ग्राहक का खाता बंद कर देना चाहिए और परिसमापक के नियुक्त होने पर आदेशानुसार बैंक को नए खातों का संचालन करना चाहिए। जो चेक परिसमापन के पहले लिखे गए हैं अर्थात परिसमापन के पश्चात परिसमापन की स्वीकृति पर भुगतान कृत होना चाहिए। बैंक नेक्स्ट जो है ग्राहक अथवा बैंकर का व्यवसाय बंद होने पर, तो यदि बैंक का समापन हो जाए जिससे ग्राहक का खाता है तो ग्राहक एवं बैंक के संबंध विच्छेद हो जाते हैं और ग्राहक का खाता भी बंद हो जाता है। ग्राहक को एक निश्चित राशि 3 महीने के भीतर मिल जाती है और शेष रकम जो होता है लिक्विडेटर्स द्वारा परिसंपत्ति और दायित्वों का अनुमान लगाने के बाद अनुपातिक रूप से मिल जाती है। और यदि किसी बैंक का अन्य बैंक में विलय हो जाता है, संविलियन हो जाता है, तो ग्राहक को की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात वह पश्चात भी यथावत नए बैंक का ग्राहक बना रहता है। उक्त दोनों दशाओं में ग्राहक की यदि कोई हानि होती है तो ऐसी दशा में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उनकी पूर्ति करता है। ग्राहक राशि ग्राहक द्वारा तृतीय पक्षकार को अपने खाते में अवशेष हस्तांतरण करने पर, मतलब यदि कोई ग्राहक अपने खाते से तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है तो ऐसी दशा में उनके खाते में कुछ भी शेष नहीं रहता है, तो वहाँ पर ग्राहक का खाता बंद हो जाता है। बैंक निषेध आज्ञा का बैंक का या निषेधाज्ञा का पालन होने पर बैंक द्वारा यदि जो भी उनके द्वारा जारी किया जाता है कि उसका भुगतान न करें और वह ऐसी दशा में, तो उस आज्ञा का पालन कर उस खाते को बंद किया जा सकता है। मतलब बैंकर का निषेधाज्ञा तामील होने पर ग्राहक तथा बैंक के संबंध भी समाप्त हो जाता है। ग्राहक फर्म को संगठन में परिवर्तन करने पर, यदि ग्राहक की फर्म जो होता है, यदि जैसे साझेदारी फर्म के संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है एवं पुरानी फर्म बैंकर के संबंध समाप्त हो जाते हैं और परिवर्तित फर्म के साथ बैंकर के नए संबंध स्थापित हो जाएंगे। विशेष प्रकार के ग्राहक, विशेष प्रकार के ग्राहक का तात्पर्य है कि प्रत्येक बैंक यह चाहता है कि अधिक से अधिक लोग उसके यहाँ खाता खोलें
और बैंक का व्यवसाय बढ़ा सके, किंतु प्रत्येक व्यक्ति बैंक का ग्राहक नहीं बन सकता। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति ग्राहक बनने का बैंक को निवेदन करता है और बैंक किसी व्यक्ति को ग्राहक बनने के लिए राजी कर सकता है। तो यदि वह व्यक्ति संविदा करने की क्षमता रखता हो और यदि वह वयस्क हो, उनकी मानसिक अवस्था ठीक हो, किसी कानून द्वारा उसके लेन देन पर बंधन न हो, तो उस दशा में ग्राहक बनने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि वह व्यक्ति निर्धारित रीति से आवेदन करता है एवं बैंक को सभी शर्तों को मान लेता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होता है कि बैंक जो होता है वह ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को दो पक्षों में बांट देता है। मतलब कि सबसे पहला उन दशाओं को पूरी करते हैं जो बैंक उनके ग्राहक बनना स्वीकार कर लेता है, और दूसरा उन बातों को पूर्णतः पूरा न करते हैं तो किसी भी बैंक जो होता है उनके ग्राहक बनना स्वीकार कर लेता है। और तृतीय दशा में बैंक स्वयं संकट में फंस जाता है कि ग्राहक बनाते समय बैंक को पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो यह खाता का परिचालन करते समय ग्राहकों को निम्नलिखित उनके द्वारा दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला व्यक्तियों के खाते होते हैं जिसको हम विशेष प्रकार के ग्राहक के खाते कहा जा सकता है, और दूसरा संस्थाओं के संबंध में खाते होते हैं। तो व्यक्तियों के खाते में जैसे अवयस्क होता है, एजेंट होते हैं, विवाहित स्त्रियां होती है जैसे पर्दासीन स्त्रियां कहा जा सकते हैं, शराबी होते हैं, दिवालिया होते हैं। इन व्यक्ति के खातों का परिचालन करते समय उनको विशेष ध्यान में रखना पड़ता है। और दूसरा जो होता है संस्थाओं के खाते होते हैं। तो संस्थाओं के खाते में जैसे साझेदारी फर्म होता है, कंपनियां होती है, ट्रस्ट या मदर क्लब होता है जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के होते हैं। इन खातों को परिचालन करते समय बैंक को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि इसमें जोखिम अधिक से अधिक होता है। तो ऐसी दशा में उनके द्वारा कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसमें सबसे पहले अवयस्क का खाते के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले अवयस्क का तात्पर्य क्या होता है कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार एक अवयस्क व्यक्ति वह है जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाता है। यदि 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाया, उनके पूर्व ही यदि न्यायालय ऐसे व्यक्ति का या ऐसे व्यक्ति की परिसंपत्ति पर कोई संरक्षक नियुक्त कर देता है तो वह ऐसा व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अवयस्क माना जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार अवयस्क व्यक्ति संविदा करने के लिए अक्षम माना जाता है। अवयस्क के साथ किया गया जो समझौता होता है व्यर्थनी ही नहीं परंतु पूर्णतः व्यर्थ होता है। अवयस्क को किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। बैंक द्वारा दिए गए ऋण की वसूली भी इसी कानून से प्रतिबंधित होता है। किसी भी अवयस्क को जीवन निर्वाह के लिए यदि वस्तु या ऋण के संबंधित अनुबंध वैध माने जाते हैं, उनके द्वारा जो प्रदत्त वस्तुएं होती है, ऋण होते हैं, उनको वैध अनुबंध वैध माने जाते हैं। अतः अवयस्क की जो परिसंपत्तियाँ होती है उसके मूल्य वसूल करके किए जा सकते हैं। और ध्यान रहे अवयस्क फिर भी व्यक्तिगत रूप से ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 26 के अनुसार अवयस्क व्यक्ति किसी भी प्रपत्र का लेखन, पृष्ठांकन, सुपुर्दगी अथवा हस्तांतरण कर सकता है एवं अपने अलावा सभी संबद्ध व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई अवयस्क व्यक्ति बैंक से अपने खाते में आवश्यकता से अधिक धनराशि
निकाल लेता है अथवा पृष्ठांकन के बाद चेक या बिल अनादरण हो जाती है तो अवयस्क व्यक्ति दायित्व से बच जाएगा और बैंक को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः अवयस्कों को खातों का परिचालन में बैंक को सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, यदि कोई भी बैंकर अपने अवयस्क ग्राहक का बचत खाता खोल सकता है किंतु चालू खाता नहीं खोल सकता। मतलब अवयस्क केवल कौन से खाता उपयुक्त माना जाता है, बचत खाता ही माना जाएगा, वह चालू खाता नहीं खोल सकता। लेकिन बचत खाता में किन नामों से खोल सकता है? तो सबसे पहले अवयस्क स्वयं के नाम से, दूसरा अवयस्क और संरक्षक के नाम से, संयुक्त नाम से खोल सकता है और संरक्षक के नाम से भी खोला जाता है। बचत खातों की संख्या वृद्धि करने के लिए कुछ बैंक अवयस्क की माता को भी खाता परिचालन करने का अधिकार दे देते हैं। खाता खोलते समय बैंकर को अवयस्क व्यक्ति की जन्म तिथि लिख लेनी चाहिए, मतलब ताकि वयस्क होने की तिथि पर पुराने खाते में संरक्षक के नाम से या संयुक्त नाम से को बंद किया जा सके और शेष जमा राशि का भुगतान किया जा सकते। और यदि वयस्कता प्राप्त करने पर ग्राहक अपना खाता चालू रखना चाहता है तो बैंक को नया खाता खोल करके उसको परिचालन करना चाहिए। अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने के पूर्व यदि संरक्षक की मृत्यु हो जाती है तो खाता को बंद कर देना चाहिए एवं शेष जमा रकम वयस्कता प्राप्त करने की तिथि पर भुगतान कर देनी चाहिए या उसके स्वयं के व्यक्तिगत नाम से नया खाता खोल करके हस्तांतरित कर देना चाहिए। और वयस्कता प्राप्त करने से पूर्व ही यदि किसी न्यायालय में अवयस्क की परिसंपत्ति पर संरक्षक नियुक्त कर दिया हो तो शेष राशि का भुगतान ऐसे संरक्षक को कर दिया जाए। अवयस्क की मृत्यु होने पर खाते की शेष राशि का भुगतान संरक्षक को कर देना चाहिए। यदि संयुक्त खाता हो तो राशि खाते में रहने दी जानी चाहिए एवं संरक्षक उस राशि का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है। अवयस्क के नाम से खोले गए खाते पर बैंक को ओवरड्राफ्ट या अग्रिम प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋण के भुगतान न करने पर चेक अवयस्क की परिसंपत्तियों को बेचकर ऋण की वसूली नहीं कर सकता। मतलब जो बैंक होता है अवयस्क की संपत्ति को बेच करके ऋण की वसूली नहीं कर सकता। गिरवी रखी गई जो संपत्तियां होती है उसे वापस लौटाना होगा। विनिमय साध्य विलेख की जमानत पर भी ऋण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अवयस्क जो है स्वयं दायी नहीं होता। हालांकि यह सभी अन्य पक्षों की उत्तरदायित्व बना सकता है। किसी तीसरे पक्ष को जमानत पर ऋण प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवयस्क द्वारा भुगतान न करने की दशा में गारंटी दाता से उस ऋण की वसूली नहीं की जा सकती। बैंक एवं अवयस्क में मूल संविदा व्यर्थ होने के कारण गारंटी दाता एवं बैंक संविदा भी व्यर्थ माना जाता है। यदि बैंक किसी फर्म का खाता खोल रहा हो तो जिसका अवयस्क साझेदार हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि अवयस्क फर्म के लाभ में तो भागीदार होता है, किंतु फर्म की देनदारियां हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होता। कोई व्यक्ति वयस्कता ग्रहण करने के पश्चात 6 माह के भीतर यदि अवयस्कता के दौरान होने वाले दायित्वों का स्वयं खंडन नहीं करता है तो पूर्व के सभी दायित्वों की वयस्कता ग्रहण करने के पश्चात यथावत वहन करना पड़ेगा। यदि बैंक ऋण देने का विचार कर रहा हो तो उसे ग्राहक की आयु के संबंध में उचित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि कोई अवयस्क मिथ्या वर्णन द्वारा अपनी आयु अधिक बताकर ऋण पाने में सफल हो जाए तो भुगतान लौटाने के लिए अवयस्क उत्तरदायी नहीं होगा।
पर्दासीन महिलाएं किसे कहा जाता है? तो पर्दासीन महिलाओं के संदर्भ में खातों का परिचालन करते समय भी बैंकर को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें भारत में स्त्रियां जो होती हैं, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, पुरुषों के समान ही अनुबंध रखने की क्षमता रखती है। भारतीय विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 के अनुसार महिलाएं विवाहित होते हुए भी अपनी पति से अलग अपने नाम से संपत्ति रख सकती है और उनका स्वयं उपयोग कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिंदू विवाहित महिला अपनी संपत्ति पर निरपेक्ष या संपूर्ण अधिकार रखती है। अब इस प्रकार से भारतीय विवाहित महिला के संदर्भ में एक बैंकर के द्वारा खाते खोल सकता है, उन्हें ओवरड्राफ्ट दे सकता है। ऋण देते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऋण इतना हो कि महिला व्यक्तिगत संपत्ति से, मतलब महिला की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल किया जा सके। विवाहित महिला द्वारा लिए गए ऋण के लिए निम्नलिखित परिस्थिति में उनका पति भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि ऋण प्रदान करने के लिए बैंकर को महिला के पति से सहमति प्रदान की हो, यदि वह अपने पति के जीवन की आवश्यकताओं के लिए ऋण लिया गया हो। पर्दासीन महिलाएं विवाहित महिलाओं में भी पर्दासीन महिलाओं के खाता परिचालन में कठिनाई होती है, क्योंकि समाज एवं जाति की प्रथाओं के अनुसार वे घूंघट अपनाती है एवं पारिवारिक सदस्यों तक ही उनका व्यवहार सीमित रहता है। विवाहित स्त्री द्वारा किया गया संविदा निम्न दशाओं में दोषपूर्ण और व्यर्थ माना जा सकता है यदि उस पर अनुबंध करने हेतु अनुचित दबाव डाला गया या अनुबंध की संपूर्ण बातों को वह नहीं समझी गई है। बैंकर प्रायः पर्दासीन महिलाओं के खाता खोलना पसंद नहीं करते। यदि खाते खोलने के संदर्भ में हो तो महिला के नमूने का हस्ताक्षर को किसी परिचित व्यक्ति से प्रमाणित कराना चाहिए। आहरण के समय भी इसी प्रकार का प्रमाणकता होना चाहिए।